ना रुकेगा तू, ना मुड़ेगा तू, मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। यह है अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम प्रत्येक दिन की तरह मैं हूं ना सीरीज में उपस्थित हैं और मैं हूं ना सीरीज के तहत कुछ क्वेश्चनों को आज हम फिर देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन किया होगा और इन क्वेश्चनों में जब आप आए होंगे तो उस रिवीजन के साथ आए होंगे, जिससे पिछले क्वेश्चनों के जब आपसे आंसर पूछे जाएंगे तो आप कमेंट के द्वारा उन क्वेश्चनों के आंसर दे रहे होंगे। लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं और छीन ले सिलेक्शन कहानी उसको कहते हैं। आप इस तरह से मेहनत करो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी जब नौकरी लग जाएगी तो आपके माँ बाप को कितना गर्व महसूस होगा आप पर। तो अगर आपको अपने पिता का सर फक्र से ऊंचा करना है या शर्म से नीचा करना है, ये आप लोगों को डिसाइड करना होगा। अब देखते हैं मेहुना सीरीज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भारत पर आक्रमण। अब भारत पर इतिहास में कई बार विदेशी आक्रमण हुए हैं, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से विदेशी आक्रमण और किन किन ने वो आक्रमण किए थे। तो देखते हैं भारत पर पहला विदेशी आक्रमण कब हुआ। दूसरा क्वेश्चन है भारत पहला यूनानी आक्रमण कब हुआ, किसने किया। पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया और पहला तुर्की आक्रमण किसने किया। आक्रमण किया था तो पहला विदेशी आक्रमण ईरान या फारस के। पहले ईरान को फारस कहते थे, आज जिसे ईरान कहते हैं उसे पहले फारस कहा जाता था। तो ईरान या फारस के हकमानी वंश के दारा प्रथम ने पहला विदेशी आक्रमण किया था। अब तो ईरान या फारस का हकमानी वंश का दारा प्रथम, जिसको डेरियस प्रथम नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, डेरियस प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत पर प्रथम यूनानी आक्रमण किसने किया। यह नाम आप सभी को पता होगा। यह आक्रमण सिकंदर ने किया था। किसने किया था, सिकंदर ने। यह आक्रमण सिकंदर ने किया था। अगला है पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया। पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों ने किया था। किसने किया था, अरबों ने किया था। अरबों में 711 में अबेदुल्ला ने आक्रमण किया। 711 ईस्वी में अबेदुल्ला ने आक्रमण किया, लेकिन यह आक्रमण असफल हो गया। क्या हो गया, असफल हो गया। उसके बाद 712 ईस्वी में मीर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। यह आक्रमण सफल रहा। तो पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों ने किया, 711 में अबेदुल्ला ने आक्रमण किया, वह आक्रमण असफल रहा। उसके बाद 712 अगले ही साल मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया और यह आक्रमण सफल रहा। अगला है पहला तुर्की आक्रमण किसने किया। पहला तुर्की आक्रमण जिसने किया उसका नाम है महमूद गजनवी। कौन है, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का आपने नाम सुना होगा। इसने सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था। सोमनाथ मंदिर एक ज्योतिर्लिंग है। क्या है, ज्योतिर्लिंग है। भारत में समुद्री मार्ग से आने वाला पहला व्यक्ति कौन था, आपको पता होगा, वास्को डी गामा। कौन था, वास्को डी गामा। यह क्वेश्चन मैंने केवल इसलिए दिखाया है वैसे तो क्योंकि ज्यादातर आपने छोटी किताबों में पढ़ा हुआ है कि भारत की खोज किसने की। भारत की खोज नहीं की थी उसने, समुद्री मार्ग से आया था, केवल समुद्री मार्ग की खोज की थी। बात समझ में आ गया। भारत की खोज क्यों करेगा, यूरोप से पुराना है भारत, वो खोज कैसे कर सकता है। हम क्या खो गए थे कहीं, हम क्या खो गए थे। ये क्या यूरोपी नहीं था सिकंदर, ये भी तो यूरोपी था, ये भी तो आ रहा है। तो इसने कैसे खोज कर दी, गलत पढ़ाया अंग्रेजों ने हमें। कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है, यह कथन किसका है। कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है, यह कथन वेडवर्न का। किसका है, वेडवर्न। और ये कौन थे वेडवर्न, ये ए ओ ह्यूम। कौन, ए ओ ह्यूम के जीवनी लेखक थे।
A.O. ह्यूम के कौन थे? ये जीवनी लेखक थे। तो इनका एक कथन है, इन्होंने एक किताब में लिखा, कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है। यह कथन वेडवर्न का है, जो कौन थे? A.O. ह्यूम के जीवनी लेखक थे। बात यह आती है कि A.O. ह्यूम कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। कांग्रेस जो A.O. ह्यूम है, उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस का गठन किया गया था। और सेफ्टी वॉल सिद्धांत के माध्यम से, इस कथन के माध्यम से कांग्रेस पर आरोप लगाया गया कि अंग्रेजों ने जानबूझकर कांग्रेस का गठन किया है। क्या किया है? कांग्रेस का गठन किया है ताकि जनता में उपजे असंतोष को पहले ही जान लिया जाए और उस असंतोष को दबाने के लिए पहले ही कार्रवाई कर ली जाए, जिससे हमारा देश में शासन मजबूत बना रहे। जब इन्होंने यह कथन कहा तो इस सिद्धांत को सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत आया। क्या आया? सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत आया। और लाला लाजपत राय, आपने सभी का नाम सुना होगा लाला जी का, लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दिया, जो मैंने आपको भी समझाया कि जनता के असंतोष को पहले ही जान लेने के लिए अंग्रेजों ने जानबूझकर कांग्रेस की स्थापना की है। ये सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत ने लाला लाजपत राय ने बहुत डिटेल में समझाया इस बात को। लाला लाजपत राय उग्रवादी नेता थे। कैसे नेता थे? उग्रवादी नेता थे। मैंने आपको बताया था बाल, पाल और लाल, ये कौन थे? उग्रवादी नेता थे। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये कैसे थे? उग्रवादी नेता थे। ऐसे ही गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, MC मेहता, ये कैसे थे? उदारवादी कांग्रेसी नेता थे। कैसे थे? उदारवादी। जब सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दे दिया गया तो उसके बाद उसका स्पष्टीकरण करने के लिए तड़ित चालक सिद्धांत, कौन सा आया? तड़ित चालक सिद्धांत आया। इस सिद्धांत को गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया। तो सेफ्टी वॉल्व किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। और इसको गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले ने तड़ित चालक सिद्धांत के तहत समझाया कि कांग्रेस का जन्म या कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के भारतीय जनता के असंतोष को जानने के लिए नहीं अंग्रेजों ने की, बल्कि भारतीय जनता ने कांग्रेस की सुरक्षा करने के लिए A.O. ह्यूम का सहारा लिया। क्योंकि यदि A.O. ह्यूम कांग्रेस से नहीं जुड़े होते तो ऐसा संभावना थी कि अंग्रेज कांग्रेस को स्थापना के समय ही बंद करा देते, जिससे इस कांग्रेस की स्थापना के बाद ही तुरंत उसका विघटन ना हो जाए। इसलिए हमने अंग्रेजों के अत्याचार से बचने के लिए A.O. ह्यूम का सहारा लिया। अब महाराजा रणजीत सिंह के सैन्य प्रशासन में नियमित सेना कहलाती थी। महाराजा रणजीत सिंह कहां के थे? पंजाब ए शेर, इन्हें क्या कहा जाता है? पंजाब ए शेर कहा जाता है। मतलब पंजाब के आसपास के क्षेत्र के ये राजा थे। और ये उस समय राजा थे जब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार कर लिया था, लेकिन रणजीत सिंह इतने ताकतवर थे कि इन पर वो अधिकार नहीं कर पाए, बल्कि इनका सम्मान करते थे। क्या करते थे? तो महाराजा रणजीत सिंह के सैन्य प्रशासन में नियमित सेना को कहा जाता था फौज एक खास। क्या कहा जाता था? फौज एक खास। इसके तहत घुड़सवार, पैदल सेना और तोपखाना तीनों शामिल होते थे। एक सेना और थी इनके पास, वो थी फौज वैकायत सेना कहलाती थी। यह मिसलदारों या सरदारों की सेना थी। किसकी सेना थी ये? मिसलदारों या सेना की। मिसलदारों या फिर मिसलदार मतलब सरदार। ऐसा होता था, एक राजा होता था, राजा के क्या होते थे? आसपास सरदार भी होते थे, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रशासन चलाते थे। जैसे आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री शासन चला रहे हैं। अब है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि कब हुई? अमृतसर की संधि 1809। कब की गई थी? अमृतसर की संधि 1809 में की गई थी। और किस किस के बीच हुई? महाराजा रणजीत सिंह और मैटकॉफ,
मेटकॉफ के बीच। मेटकॉफ कौन था? एक अंग्रेज अधिकारी था। मेटकॉफ कौन था? एक अंग्रेज अधिकारी था। मतलब महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि में कहा गया कि अंग्रेज सेना और रणजीत सिंह की सेना दोनों अपनी अपनी सीमाओं का सम्मान करेंगी। मेटकॉफ ने कहा कि रणजीत सिंह की सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, क्योंकि पहली तो नहीं की थी अंग्रेजों की, अब थी नहीं थी पता नहीं है, लेकिन इसने क्या कहा? दूसरी सबसे बड़ी सेना। मतलब अंग्रेज भी रणजीत सिंह को ताकतवर मानते थे, उनका सम्मान करते थे, और इनसे कभी जब तक ये जिंदा रहे तब तो उन्होंने पंजाब की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। जब इनके मरने के बाद ही पंजाब का विलय किया गया। अब है ब्रह्मवादिनी और अमाजू, दो शब्द आए हैं। ब्रह्मवादिनी उन स्त्रियों को कहते हैं जो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। ब्रह्मवादिनी उन स्त्रियों को कहते हैं जो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं, और अमाजू उन स्त्रियों को कहते हैं जो जीवन भर अविवाहित रहती हैं। क्या रहती हैं? जीवन भर अविवाहित रहती हैं, उन्हें अमाजू कहते हैं। और जो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं उन्हें ब्रह्मवादिनी कहते हैं। कोई शक? सातवाहनों की राजधानी, सातवाहनों की राजधानी को पैठन या प्रतिष्ठान क्या कहते हैं? पैठन या प्रतिष्ठान कहते हैं। यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कहां पर है ये? यह गोदावरी नदी के तट पर है। अब सातवाहनों ने पहली बार ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू किया। सबसे पहले ब्राह्मणों को जिसने भूमि दान दिया था वो कौन थे? सातवाहन शासक थे। अब इसका पहली बार उल्लेख कहां मिलता है? एक अभिलेख है नाना घाट अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? नाना घाट अभिलेख है। और यह अभिलेख सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम का, किसका है ये? सातकर्णी प्रथम का अभिलेख है, जिसमें पहली बार उल्लेख किया गया है कि ब्राह्मणों को भूमि दान दिया गया। इसी भूमि दान ने भारत का बेड़ा गर्क किया, क्योंकि यही परंपरा आगे चलकर इतनी विशालकाय, इतनी करप्ट हो गई कि सामंतवाद का भारत में जन्म हो गया और हमारा देश उससे धीमे धीमे कमजोर हुआ। जब इतिहास आप पढ़ेंगे और जब लगातार हिस्ट्री को आगे पढ़ रहे होंगे तो देख पा रहे होंगे कि सामंतवादी व्यवस्था लगातार आगे बढ़ती जा रही है। उससे क्या हुआ? हमारा देश कमजोर हुआ, जिसकी नींव कहां से पड़ी थी? भूमि दान सातवाहन शासकों से। इन्होंने ऐसा नहीं इनके सामने कमजोर हुआ था, इन्होंने ऐसी देना शुरू किया था, क्योंकि सातवाहन शासकों के बारे में कहा जाता है कि ये ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे तो इन्होंने ब्राह्मणों को ऊपर उठाने के लिए और बौद्धों को नीचा कम करने के लिए, और किसी को नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म तेजी से पनप रहा था, इसलिए उसको कम करने के लिए सातवाहन शासकों ने क्या किया? क्योंकि अशोक के बाद सबसे बड़ा शासन उन्होंने किया था सातवाहनों ने, तो बौद्धों को कम करने के लिए और ब्राह्मणों को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने क्या किया? सातवां भूमि दान किया। लेकिन ये बौद्ध धर्म के विरोधी नहीं थे, बौद्ध धर्म का भी पूरा पूरा सम्मान करते थे। तो अब भूमि दान का उल्लेख पहली बार सातकर्णी प्रथम के नाना घाट अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है? अभिलेख से मिलता है। तो ब्राह्मणों को भूमि दान का पहली बार उल्लेख सातकर्णी प्रथम के नाना घाट अभिलेख से मिलता है। सातकर्णी प्रथम कौन है? सातवाहन शासक है। कौन है ये? सातवाहन एक वंश का नाम है। क्या नाम है? सातवाहन एक वंश का नाम है। और गोदावरी नदी के आसपास के क्षेत्र हैं, ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में माने जाते हैं। कहां माने जाते हैं? कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में शासन करते थे। अब पल्लव वंश, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? पल्लव वंश की राजधानी का नाम कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। कांचीपुरम वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित है। अब संस्थापक कौन था इनका? सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। नरसिंह वर्मन एक प्रतापी राजा हुए और इन्होंने वातापी कोंडा, किसकी उपाधि धारण की थी? वातापी कोंडा की उपाधि इन्होंने धारण की। तो आप लिख सकते हैं नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंडा
वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नरसिंह वर्मन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। अब इसमें इन्होंने नरसिंह वर्मन ने पुलकेशन द्वितीय किसको पराजित किया था? पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया। किसको पराजित किया था? पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया था। पुलकेशन द्वितीय चालुक्य शासक था। कौन था ये? चालुक्य शासक था। अब पुलकेशन द्वितीय ने किसको पराजित किया था? वो पराजित किया था हर्ष को। हमारे इतिहास में हर्षवर्धन एक महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। हर्षवर्धन ने जो कार्य किए वो भी महत्वपूर्ण थे, लेकिन हर्षवर्धन को जिसने पराजित किया तो उसका भी तो नाम तो महत्वपूर्ण होगा। और नरसिंह वर्मन भी हमारे इंपोर्टेंट है। तो नरसिंह वर्मन ने पुलकेशन द्वितीय को हराया और पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। तो पुलकेशन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को। किसको हराया था? कहां पे हराया था? नर्मदा नदी के तट पर। और इसका उल्लेख कहां मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। कहां मिलता है? अभिलेख जानते हो? पत्थर पर कुछ लिख के चला जाना, उसे बोलते हैं अभिलेख। पत्थरों पे लिखे हैं। अब बताइए, ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय का होगा या हर्षवर्धन का होगा? भाई जो हारेगा क्या वो अपनी बुराइयां लिखेगा? तो किसका होगा? ऐहोल पुलकेशन द्वितीय का। तो कह सकते हैं पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में इस बात की चर्चा की गई है कि पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। कहां पर किया था? नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांचीपुरम की यात्रा किसने की? नरसिंह वर्मन के समय की बात है। कांचीपुरम की यात्रा हुएनसांग किसने की थी? हुएनसांग का भी नाम सुना है आपने। दो यात्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इतिहास में। एक का नाम है फाहियान और एक का नाम है हुएनसांग। फाहियान और हुएनसांग दो चीनी यात्री हैं जिन्होंने भारत की चर्चा की है। और इनके लेखों के माध्यम से, इनकी किताबों के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। आपने चीनी फिल्मों में देखा होगा मार्शल आर्ट, बहुत सारे वे मार्शल आर्ट सीखते हैं, हाँ हु हाँ करते नहीं करते वो हुएनसांग ने बताया कि भारत में ही जन्मी कला थी, जिसको हुएनसांग या और बाद में कुछ लेखक उसे कहां ले गए थे? चीन में ले गए थे। तो अब इसका मतलब क्या है? हुएनसांग बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है हमारे लिए। तो वो जहां जहां गए वो सब जगह क्या है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब सारा खेल क्या है? हुएनसांग को लिखने का। हां के अंदर वाह बनेगा हुएनसांग। बहुत सारी जगह अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। चीन में बोलते हैं, अब हिंदी में तो इतना ही बोल पाते हैं हुएनसांग, अब पता नहीं कुछ और भी बोलते हो। पुरंदर की संधि, अब ये पुरंदर की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। और इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाएगी? क्योंकि जिसके साथ पुरंदर की संधि हुई वह व्यक्ति भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और वर्तमान समय में जो पार्टी सत्ता में है उससे और इसकी महत्वता बढ़ जाती है। वैसे ही महान व्यक्ति थे लेकिन महत्ता और बढ़ गई। अब इस व्यक्ति का नाम क्या है? पहले देखते हैं संधि कब हुई। यह संधि 1665 में। कब हो रही है? 1665 में हुई। किन किन के बीच हुई? शिवाजी और कौन था? जय सिंह। और ये जय सिंह कौन थे? मुगल सरदार। कौन थे ये? कभी कभी ऑप्शन में यह भी पूछ सकता है कि पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई? तो जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई। उस समय बादशाह कौन था? मुगलों का बादशाह कौन था? मुगलों का जो बादशाह था वो था औरंगजेब। औरंगजेब कौन था? जेब नहीं होता, जेब। औरंगजेब था। अकबर के समय शिवाजी नहीं थे, महाराणा प्रताप थे। कौन थे वो? महाराणा प्रताप अकबर के समय थे। शिवाजी को औरंगजेब पर्वती चूहा कहता था क्योंकि शिवाजी में एक आदत थी, मुगलों को ठोका पीटा और गायब। वो
औरंगजेब पर बहुत बड़ी सेना थी, बहुत ताकतवर था, लेकिन इनको पकड़ नहीं पाता था, इसलिए क्या कहता था औरंगजेब को पर्वती चूहा। जब यह संधि हुई तो जय सिंह ने शिवाजी को पराजित कर दिया। जय सिंह ने शिवाजी को पराजित कर लिया और इस बात पर मना लिया कि आप संधि कर लो। क्या कर लो? संधि की। तो शिवाजी को मुगलों को 23 किले वापस करने पड़े। कितने किले? 23 किले वापस करने पड़े। इसमें एक कौंडाना का किला भी शामिल था। क्या शामिल था? कौंडाना किला शामिल था। आपने एक मूवी देखी होगी अजय देवगन की, तानाजी। अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। तानाजी जो मूवी बनाई गई है उसमें तानाजी कौंडाना किला जीतते हैं। तो कौंडाना किला शिवाजी के लिए किसने जीता था? तानाजी ने, अजय देवगन का नहीं। आप कहीं लिखे हो अजय देवगन, मैं जुमा केसरी, दम है जुमा केसरी में, ऐसा नहीं है। कौंडाना किसने जीता था? कौंडाना का किला तानाजी ने जीता था, जिसका अभिनय अजय देवगन ने किया है। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? आप अजय देवगन और जुमा केसरी ना लिखे आए। हाँ, जब तानाजी ने शिवाजी के लिए कौंडाना किला जीत लिया तो शिवाजी ने तानाजी के नाम पर उसका नाम सिंहगढ़ रखा, क्योंकि तानाजी को शिवाजी सिंह कहते थे। क्या कहते थे? सिंह, मेरा शेर है, मेरा बच्चा है। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो सिंहगढ़ नाम रखा। तो आपको क्लियर हुआ? इस प्रकार हमने मैहुना सीरीज के तहत कुछ क्वेश्चनों को देखा। आप इन क्वेश्चनों पर मेहनत कीजिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए वैसे ही क्वेश्चन हैं जो परीक्षा हॉल में आते हैं, और जब आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे, याद हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में क्या कहेंगे? मैं हूं ना तू आजा। क्या कहेंगे? मैं हूं ना तू आजा। तो इसी के साथ हम अब मैं हूं ना सीरीज खत्म करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं, हम लोग प्रतिदिन 8 बजे शाम को 8 बजे वीडियो डालते हैं, लेकिन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको 7, सवा 7 बजे तक मिल जाता है। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है, आप उसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और डेली शेयर करें। क्यों? कारण क्या है इसका? कारण क्या है? लोगों को जगाना पड़ता है। और जब भी वीडियो को शेयर करें तो हम लोग एक मुहिम चलाएंगे, और उस मुहिम का नाम है #NockNock। जब भी आप वीडियो शेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे नीचे? #NockNock अग्निपथ। क्या लिखेंगे? #NockNock अग्निपथ। ये आपसे हमने एक मुहिम चलाई है कि आप जब भी वीडियो को शेयर करेंगे लिखेंगे #NockNock अग्निपथ। तो इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। अगले दिन अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक आप देखते रहिए अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जय हिंद, जय भारत।